नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चैनल पर। आज के वीडियो में बात होने वाली है हिंदी उपन्यास के दो महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर। पिछले वीडियो में हमने हिंदी उपन्यास के अर्थ को समझा, हिंदी उपन्यास के स्वरूप को समझा, विभिन्न विद्वानों द्वारा जो परिभाषाएं दी गई हैं उन पर हमने चर्चा की। साथ ही साथ हिंदी उपन्यास की संरचना को, यानी कि उसके जो मूलभूत 6 मुख्य तत्व हैं उन्हें हमने विस्तार से जाना समझा। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप जाकर ज़रूर देखें। बहुत ही अच्छे से बिंदुगत तरीके से चीज़ें मैंने वहाँ पे आपको एक्सप्लेन की हैं, आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी उस वीडियो से। बाकी आज के वीडियो में किस विषय पर चर्चा होगी? हिंदी उपन्यास के उद्भव और हिंदी उपन्यास की विकास यात्रा, यानी इन दोनों टॉपिक्स पर विस्तृत चर्चा इस वीडियो में होने वाली है। तो वीडियो को अंत तक देखें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को आप एक ही बार में ग्रहण कर पाएँ। यहाँ पे भी चीज़ें जो हैं बिंदुगत तरीके से आपको समझाई जाएंगी ताकि आप चीज़ें ढंग से याद कर पाएँ, और जब आप रिवीजन करने बैठे थे तो चीज़ें आपको याद करने में मुश्किल ना हो। बाकी ये नोट्स तो मैं आपको प्रोवाइड करा ही दूँगी, और अगर आप कहेंगे तो इसके विस्तृत नोट्स भी आपको ज़रूर साझा किए जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे। तो चलिए बिना समय ज़ाया किए वीडियो को शुरू कर लेते हैं, और सबसे पहले बात कर लेते हैं हिंदी उपन्यास के उद्भव पर। तो हिंदी उपन्यास के उद्भव पर बात करें के बाद में हिंदी उपन्यास की विकास यात्रा पर आपको चर्चा देखने को मिलेगी। तो हिंदी उपन्यास का उद्भव, मैंने पिछले वीडियो में ही आपको काफ़ी कुछ कहानी बता दी थी, इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा कि वो वीडियो आप ज़रूर देख लें एक बार, तो आपकी एक भूमिका बन जाएगी कि यहाँ पे तो चीज़ें बताई ही जाएंगी। तो हिंदी उपन्यास जो है इसका उद्भव 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में होता है। उत्तरार्ध का अर्थ होता है 19वीं शताब्दी जब समाप्त होने वाली है या फिर 20वीं शताब्दी का आरंभ होने वाला है, तो उसको कहते हैं उत्तरार्ध। तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से तात्पर्य यहाँ पर बन जाता है हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में हिंदी उपन्यास का उद्भव हुआ है। अगर मोटे तौर पर आप समझेंगे तो यहाँ से ये अर्थ निकल रहा है। इसमें औपनिवेशिक भारत की सामाजिक सांस्कृतिक चेतना के साथ हुआ। किसका? उपन्यास का उद्भव। पश्चिमी और बंगाल साहित्य से प्रेरित होकर यह विधा, यानी कि उपन्यास विधा, हिंदी में स्थापित होती है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? सामाजिक सुधार और यथार्थ का चित्रण। हालांकि हिंदी साहित्य में हिंदी उपन्यास विधा का उद्भव जब हुआ तो उसकी प्रमुख विशेषता पता है क्या रही थी? मनोरंजन रहा था, यानी कि मनोरंजन को प्रधान मानकर हिंदी उपन्यासों का सृजन शुरुआत में हुआ था। लेकिन धीरे धीरे अभी के समय में अगर आप देखेंगे तो कितना परिवर्तन आ चुका है। आप भी उपन्यास ज़रूर पढ़ते होंगे तो इतना तो आपने अंदाज़ा लगाया ही होगा। तो इसीलिए जब विकास यात्रा मैं आपको बताऊंगी तब मैं आपको बिंदुवार तरीके से विशेषताएं बताऊंगी कि शुरुआत कहाँ से हुई थी, और अभी समकालीन दौर की बात करूं तो अभी किस तरह के उपन्यास लिखे जा रहे हैं। बाकी आगे लिखा है कि आधुनिक काल की विकसित गद्य विधाओं में उपन्यास का महत्वपूर्ण स्थान है। मैंने आपको बताया ही। हिंदी का उपन्यास शब्द अंग्रेजी के नॉवेल शब्द का हिंदी पर्याय है। हिंदी साहित्य में उपन्यास का उद्भव जो है आधुनिक काल से माना जाता है। अब समझ लेते हैं उपन्यास के शाब्दिक अर्थ को, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया ही था। उपन्यास शब्द जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बनता है। कौन सा? पहला तो है उप, दूसरा है न्यास। या फिर यूं कहें कि उपन्यास एक यौगिक शब्द है, या फिर न्यास शब्द में उपसर्ग लगकर उपन्यास शब्द की निर्मिति होती है, जहाँ पर उपन्यास शब्द का अर्थ होता है समीप और न्यास शब्द का अर्थ होता है रखना या फिर संजोना या फिर धरोहर। तो इस प्रकार उपन्यास का अर्थ क्या हुआ? समीप रखना। किसको समीप रखना? भावों को समीप रखना। तो मोटे तौर पर उपन्यास का ये अर्थ हो जाता है। तो हिंदी उपन्यास साहित्य पर यूरोपीय साहित्य का सीधा प्रभाव है। भारतीय क्षेत्र जो सीधे तौर पर अंग्रेजों के संपर्क में था, वहाँ इसका आरंभ कुछ पहले हुआ था। इसीलिए मैंने आपको बताया कि हिंदी उपन्यास शब्द जो है वो अंग्रेजी के नॉवेल शब्द से आया है। बंगला में हिंदी से पूर्व ही उपन्यास लेखन आरंभ हो चुका था, अतः हिंदी उपन्यास पर बंगला उपन्यास का भी प्रभाव दिखाई देता है या फिर पड़ा है। आगे बात करूं तो हिंदी के प्रथम उपन्यासों पर बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आधुनिक युग में हिंदी साहित्य की उपन्यास विधा का उद्भव हुआ, तो आधुनिक युगीन उपन्यास ही, यानी कि आधुनिक युग के शुरुआती दौर के उपन्यास ही हिंदी के प्रथम उपन्यास माने गए होंगे, जाहिर सी बात है। तो विद्वानों के इसमें भी मतभेद हैं। कुछ विद्वान श्रद्धाराम फुलौरी जी का भाग्यवती उपन्यास, जो कि सन 1877 में प्रकाशित हुआ था, इसको हिंदी
का प्रथम मौलिक उपन्यास मानते हैं। वहीं अन्य जो विद्वान हैं वो लाला श्रीनिवास दास जी का परीक्षा गुरु, जो कि सन 1882 में प्रकाशित हुआ था, इसको हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास मानते हैं। तो मुख्य तौर पर कहें या फिर अधिकांश विद्वान जो हैं, क्योंकि मतभेद तो है ही, लेकिन अधिकांश विद्वानों ने हिंदी का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु को ही स्वीकार किया है। आगे बात कर लेते हैं विकास यात्रा पर। अब बिंदुगत तरीके से चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, अगर आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। तो हिंदी उपन्यास की विकास यात्रा जो है 3 चरणों में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो पहला जो चरण है या फिर पहला जो समय काल है वो है प्रेमचंद पूर्व युग के उपन्यास, दूसरा है प्रेमचंद युगीन उपन्यास और तीसरा है प्रेमचंदोत्तर युग के उपन्यास। अब आपके मन में एक डाउट हो सकता है कि यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद जी को ही केंद्र में क्यों रखा गया है। जयशंकर प्रसाद जी को भी रखा जा सकता था, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को भी रखा जा सकता था, या फिर अन्य किसी उपन्यासकार को भी रखा जा सकता था, लेकिन प्रेमचंद जी को इसलिए रखा गया क्योंकि एक तो उन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है और हिंदी साहित्य की उपन्यास विधा में उनका योगदान कितना बड़ा है इस बात से तो आप भली भांति परिचित होंगे ही। इसीलिए मुंशी प्रेमचंद जी को यानी उपन्यास सम्राट के युग को मध्य में रखकर, केंद्र में रखकर हिंदी साहित्य के उपन्यास की विकास यात्रा को पढ़ा जाता है। तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। बाकी अब आ जाते हैं सीधे प्रेमचंद पूर्व युग के उपन्यासों पर। इसके बाद में प्रेमचंद युग के उपन्यास पढ़ेंगे और उसके बाद में प्रेमचंदोत्तर युग के उपन्यास पढ़ेंगे। अब इसमें भी पढ़ाने का मेरा तरीका क्या रहेगा, वो ये रहेगा सबसे पहले मैं आपको हर युग की विशेषताएं बताऊंगी कि इस युग में किस प्रकार के उपन्यास लिखे जा रहे थे। जैसे कि प्रेमचंद जी के पहले कैसे उपन्यास लिखे जा रहे थे। प्रेमचंद युगीन उपन्यासों की काफ़ी कुछ विशेषताएं आपको पता होंगी, क्योंकि आप सबने अवश्य प्रेमचंद जी के उपन्यासों को पढ़ रखा होगा। दूसरा, मैं आपको उस युग के उपन्यासों के कुछ उदाहरण दूंगी उपन्यासकारों के नाम के साथ में, जो आपको याद रखने चाहिए और परीक्षा में लिख कर आने चाहिए। यही एक तरीका होता है, सबसे बेहतर तरीका है अपने उत्तर को अच्छे से लिखने का। तो आ जाते हैं प्रेमचंद पूर्व युग के उपन्यासों पर। तो प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यासों की विशेषताओं की बात करें, जैसा कि मैंने कहा ही था कि जब उपन्यास विधा का उद्भव हुआ तो सर्वप्रथम उपन्यासों की प्रमुख विशेषता जो रहती थी वो रहती थी मनोरंजन, यानी कि मनोरंजन को प्रधान बनाकर उपन्यासों का सृजन हुआ करता था, पाठकों के मनोरंजन के लिए मुख्य रूप से। तो एक विशेषता हो गई शुद्ध मनोरंजन। अब दूसरा, मनोरंजन के साथ साथ में सुधारवादी भावना भी दिखाई देने लगी। जाहिर सी बात है, धीरे धीरे चीज़ें परिष्कृत होती चली जाती, अच्छी होती चली जाती हैं। तो विकास यात्रा अब आपको समझ आ रही होगी। इसके बाद में बात करूं तो प्रेमचंद पूर्व युग में तिलिस्मी और जासूसी उपन्यास भी लिखे जा रहे थे। तिलिस्मी और जासूसी उपन्यास से बात करूं, जैसे कि जादू टोने इत्यादि को केंद्र में रखकर, भूत पिशाच आदि को केंद्र में रखकर जिन उपन्यासों का सृजन होता है वो कहलाते हैं तिलिस्मी और जासूसी उपन्यास। इसके बाद में अगली विशेषता है घटना प्रधान उपन्यास। तो इस तरह से कुल 4 मुख्य विशेषताएं हो जाती हैं प्रेमचंद पूर्व युगीन उपन्यासों की। अब मैं आपको कुछ उपन्यासों के नाम बताऊंगी जो आपको उदाहरण के तौर पे याद कर लेने हैं। तो बात करूं, आपको याद रखना है, एक तो परीक्षा गुरु जो कि हिंदी साहित्य का पहला उपन्यास भी माना गया है, और किसका है आप सभी को याद हो ही गया होगा, लाला श्रीनिवास दास जी का। इसके बाद में अगले उपन्यासों इसके बाद में अगला उदाहरण है तिलिस्मी और जासूसी उपन्यास से। जासूस पर जासूसी, सरकटी लाश, जासूस की भूल। नाम देख के ही आपको काफ़ी कुछ अंदाज़ा लग रहा होगा। तो ये किसके उपन्यास हैं, आप नोट डाउन करिए, गोपाल राम गहमरी के। इसके बाद में आगे बात करूं, अगला उदाहरण है चंद्रकांता संतति और भूतनाथ। ये किसके उपन्यास हैं, ये हैं बाबू देवकीनंदन खत्री के, आप याद कर लीजिए। इसके बाद में अगला उदाहरण है अधखिला फूल। ये किसका उपन्यास है, ये है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का। और इनका एक और उपन्यास आप नोट कर लीजिए, ठेठ हिंदी की ठाठ। तो ये कुल आपको उदाहरण, तो ये सारे उदाहरण आपको याद रखने हैं। आगे आ जाते हैं प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यासों पर, यानी कि प्रेमचंद जी के युग में किस प्रकार के उपन्यासों का सृजन हो रहा था। तो विशेषताओं पर बात करें तो पहली विशेषता है सामाजिक समस्याओं का चित्रण। आप समझ पा रहे होंगे, मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास आप सभी ने पढ़ ही रखे होंगे। बाकी अगली विशेषता है स्वराज संघर्ष और किसान जीवन केंद्रित। यहाँ पर गोदान को आप उदाहरण के तौर पे नोट डाउन कर सकते हैं। अगला है गांधीवादी और मार्क्सवादी विचारधारा।
दोनों ही विचारधाराएं मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यासों में भी दिखाई देती हैं, जयशंकर प्रसाद जी के उपन्यासों में भी दिखाई देती हैं। अगली विशेषता है आदर्शवाद और यथार्थवाद। अगली विशेषता है दलित और स्त्री विमर्श, यानी कि यहाँ पर अस्मिता मूलक दृष्टि से भी उपन्यासों में चित्रण होने लगा था। आगे बात करूँ इनके उदाहरणों पर, यानी कि प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यासों के कुछ उदाहरण जो आपको याद रखने चाहिए वो कौन कौन से हैं। मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास जैसे कि गोदान, गबन, निर्मला, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, मंगलसूत्र जो कि अधूरा रह गया था, तो ये सारे उपन्यास आपको याद रखने हैं। बाकी जो आपको आसानी रहती है याद करने में वो आप याद कर लीजिए। यहाँ पर मैंने आपको ढेर सारे एग्जाम्पल्स दे दिए हैं इसीलिए। आगे बात करूँ जयशंकर प्रसाद जी के उपन्यास कंकाल, तितली और ईरावती। ईरावती जयशंकर प्रसाद जी का अधूरा उपन्यास है। आगे बात करूँ तो माँ और भिखारिणी, ये दोनों उपन्यास किसके हैं? ये हैं विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक के, आप नोट डाउन कर लीजिए। आगे बात करूँ देहाती दुनिया, ये किसका उपन्यास है? ये है शिवपूजन शाह जी का उपन्यास। आगे बात करूँ मंगल प्रभात और मनोरमा, ये किसका उपन्यास है? ये है चंडी प्रसाद जी का उपन्यास। आगे बात करूँ अगला उदाहरण है प्रेमपथ और लालिमा, ये है भगवती प्रसाद वाजपेयी का उपन्यास। हिंदी उपन्यासों की विकास यात्रा का तीसरा चरण है प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास, यानी कि दो शब्दों से मिलकर बना है ये शब्द प्रेमचंद और उत्तर, यानी कि मुंशी प्रेमचंद जी के उत्तर काल में जिन उपन्यासों का सृजन हुआ वे कहलाते हैं प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास, या फिर उन उपन्यासों को इस कालखंड में रखा जाता है। प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास के स्थान पर कई बार आपको प्रेमचंद परवर्ती युग भी लिखा हुआ दिख जाएगा, तो दोनों का समान अर्थ ही है। इस युग के उपन्यासों की विशेषताओं पर बात करूं तो पहला है और सबसे मुख्य है मनोवैज्ञानिक और मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास। इसमें मुख्य नाम जो है वो आएगा जैनेन्द्र कुमार का और अज्ञे का। इसके बाद में दूसरी विशेषता है प्रगतिवादी और समाजवादी। तीसरी विशेषता है आंचलिक उपन्यास। आप सबको पता होगा आंचलिक उपन्यास का नाम जब जब आएगा तो फणीश्वर नाथ रेणु जी का नाम हमेशा याद किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने ही आंचलिक उपन्यास का प्रवर्तन किया था। किस उपन्यास से किया था आप सभी को पता होगा, मैला आंचल। आंचलिक उपन्यास में किसी अंचल विशेष को चित्रित किया जाता है, जैसे कि मैला आंचल में पूर्णिया जिले की संस्कृति को चित्रित किया है फणीश्वर नाथ रेणु जी ने। आगे इस पर मैं बात कर लूँगी और ज़्यादा। अगली विशेषता है प्रयोगवादी और आधुनिक बोध, यानी यहाँ पर आधुनिक दृष्टिकोण के साथ में कथा वस्तु दिखाई देने लगी थी। मुख्य रूप से बात करूँ तो आपने अज्ञे की शेखर एक जीवनी अवश्य पढ़ी होगी, वहाँ पर आधुनिक बोध दिखाई देता है। आगे बात करूँ आंचलिक उपन्यास के बारे में थोड़ी सी और, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यानी कि सन 1947 के बाद की बात है। उपन्यास के क्षेत्र में एक नई धारा का विकास होता है और वो धारा कौन सी थी? आंचलिक उपन्यास की धारा थी। इस प्रकार के उपन्यासों में रचनाकार या फिर उपन्यासकार किसी क्षेत्र विशेष से कथा वस्तु का चयन करता है, अंचल विशेष से चयन करता है। क्षेत्र विशेष या फिर अंचल विशेष के आधार पर कथा रचने के कारण ही इस तरह के उपन्यासों को आंचलिक उपन्यास की संज्ञा दी जाती है। इस प्रकार के उपन्यासों की शुरुआत किसने की थी? फणीश्वर नाथ रेणु जी ने की थी। और किस उपन्यास से की थी? मैला आंचल से की थी। आगे बढ़ जाते हैं और प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यासों के कुछ उदाहरण आपको मैं बता दे रही हूँ, वो आप याद कर लीजिए। तो सबसे पहला नाम यहाँ पर आएगा जैनेन्द्र कुमार का। जैसा कि मैंने कहा ही था, मनोवैज्ञानिक और मनोविश्लेषणात्मक उपन्यासों का सबसे ज़्यादा सृजन जैनेन्द्र कुमार ने ही किया और उसके बाद अज्ञे ने किया है। तो इनके कुछ उपन्यास हैं, यहाँ पर परख आएगा, करेक्ट कर लीजिएगा, परख होगा, खा आएगा लास्ट में। तो इनके उपन्यास हैं परख, सुखदा, कल्याणी, सुनीता और त्यागपत्र। इसके बाद में अज्ञे के हैं शेखर एक जीवनी, अपने अपने अजनबी, और इनका एक और उपन्यास आप नोट कर लीजिए, नदी के द्वीप। शेखर एक जीवनी के 2 भाग हैं। इसके बाद में अगला उपन्यास है राग दरबारी। आप सभी को पता है किसका है? श्रीलाल शुक्ल जी का है। इनके कुछ अन्य उपन्यास हैं जैसे कि अज्ञातवास और सूनी घाटी का सूरज। इनका एक और उपन्यास है बड़ा प्रचलित, पहला पढ़ाओ। इसके बाद में मैला आंचल, परती परिकथा, ये दोनों किसके उपन्यास हैं? फणीश्वर नाथ रेणु जी के उपन्यास है, आंचलिक उपन्यास। इसके बाद में आगे बात करूं तो आपका बंटी किसका उपन्यास है? आप सबको पढ़ना चाहिए, मन्नू भंडारी जी का उपन्यास है। इन्हीं के कुछ अन्य उपन्यास हैं जैसे कि महाभोज और 1 इंच मुस्कान। बाकी आप कुछ और उदाहरण याद करना चाहें तो कर सकते हैं, मैं आपको अलग से बता दे रही हूँ। आप निर्मल वर्मा का नाम नोट कर लीजिए। इनके उपन्यास हैं एक चिथड़ा सुख और लालटीन की छत और रात का रिपोर्टर और अंतिम अरण्य, ये कुछ इनके मुख्य उपन्यास हैं।
बाकी अगला नाम आप नोट कर सकते हैं चित्रा मुद्गल का। इनके उपन्यास हैं एक ज़मीन अपनी, आवा और गिलगुड। इसके बाद में अगला नाम आप नोट कर सकते हैं मंजुल भगत का। इनके कुछ उपन्यास हैं जैसे कि अनारो, खातुल और लेडीज़ क्लब इत्यादि। और अगला नाम अगर आप नोट करना चाहें तो धर्मवीर भारती का कर सकते हैं। इनका गुनाहों का देवता आप सभी ने पढ़ रखा होगा, और सूरज का सातवां घोड़ा। तो ये कुछ उदाहरण आपको याद रखने हैं। बाकी निष्कर्ष तौर पर बात करें तो उपन्यास का उद्भव सामाजिक परिवर्तन, आधुनिक चेतना और नवीन जीवन मूल्यों की अभिव्यक्ति का परिणाम है। हिंदी साहित्य में उपन्यास ने 19वीं शताब्दी में जन्म लेकर प्रेमचंद जी के माध्यम से परिपक्वता प्राप्त की। आज उपन्यास न केवल समाज का दर्पण है बल्कि मानव जीवन की गहन व्याख्या करने वाली सबसे सशक्त विधा भी बन गई है। तो यहाँ पर चर्चा समाप्त होती है। आई होप चीज़ें आपको आसान ढंग से समझ आई होंगी। यहाँ पर मैंने बिंदुगत तरीके से चीज़ें इसीलिए रखी थी ताकि आपके लिए याद करना आसान हो, क्योंकि जब आपको मुख्य मुख्य चीज़ें याद रहती हैं तो थ्योरी तो आप आसानी से लिख ही लेते हैं। बाकी वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, और अगर वीडियोस हेल्पफुल लगते हैं, इस चैनल से आपकी मदद हो रही है, तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ में अपना प्यारा सा फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करिए। खुद भी चैनल से जुड़िए, अपने साथियों को भी जोड़िए। और इस PDF को प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ पे आपको ये PDF और इसके अलावा बहुत सारा स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाता है। तो आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। टेलीग्राम चैनल से आप ज़रूर जुड़ जाना। बाकी पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।